आम भारतीय जो हैं उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी कम होता है। हास्य तो अब अर्थों में रह गया है। व्यंग को क्षत्रिय नहीं होना चाहिए, व्यंग को चौकीदार होना चाहिए जो जागता रहे। अगर आप स्वस्थ व्यंग भी करो किसी पर तो आजकल लोग बुरा मान जाते हैं। हम दूसरे पर हंसना चाहते हैं, अपने ऊपर नहीं हंसना चाहते। हमें दूसरे का सुख जो है तकलीफ देता है। मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, मुझे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देती हैं। तो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। बड़ी निराशाजनक स्थिति है, क्योंकि इस देश में नहीं हंसा जा रहा है, इस देश पर हंसा जा रहा है। इस गिरावट के लिए राजनीति भी जिम्मेदार है। राजनीति ही जिम्मेदार है। सचमुच बहुत देर तक सोए, धूप चढ़ गई कहाँ कहाँ तक, अभी यहाँ तक अभी वहाँ तक। कैसे आप हास्य कवि बने और थोड़ा सा बचपन की तरफ? या देखिए, जब मैं आपका सीक्रेट नहीं जानना चाह रहा तो आप मेरा क्यों जानना चाह रहे? चैलेंज कुछ फील होता है कि अब उतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रही? दिक्कत ये है कि आलोचना को लोग विरोध समझ लेते हैं। सन 55 में लाल किले के कवि सम्मेलन में और मुख्य अतिथि पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब मंच की सीढ़ियों पर नेहरू जी चढ़ने लगे तो एक सीढ़ी पर पाँव लटकाए, गिरने के हुए पीछे दिनकर जी ने संभाल लिया। जब जब भी इस देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे संभालता रहेगा, परवाह मत करना। सर, ऐसे कवि जो हैं तो राज्यसभा के लिए जो है वो मरे जा रहे हैं। तो आप अपने फील्ड के बादशाह हो तो किसी के यहाँ चपरासी मत करो। अगर सत्य नहीं बोल पाए तो झूठ का समर्थन नहीं करें। लेकिन बहुत हैं जो झूठ का समर्थन करते बल्कि झूठ को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। ग्लैमराइज कर रहे हैं, झूठ को ग्लैमराइज करते हैं। गेहूँ की बोरी अगर सड़ी हो, उससे चाहे रोटी बनाओ चाहे मैदा बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो सड़ा हुआ ही होगा। वसुदेव कुटुंबकम का ये देश हिंदू मुसलमान पर उतरी है। आज जाति के नाम पर वोट मिल रहा है इस आज़ादी के इतने साल बाद भी। लेकिन आप इंदिरा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। मेरा हर एक से परिचय रहा, किसी ऐसा नहीं रहा। आपका जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ रहा है, तो कभी ये आड़े नहीं आया इनके साथ? कांग्रेस का कभी नहीं हो, कांग्रेस ही हो सकता। चाहे वह भाजपा गलत करे तो उसके खिलाफ बोलूँगा, इंदिरा जी गलत करेंगे तो उसके खिलाफ भी लिखूँगा। 50 साल पहले लोग लोकसभा में बातें करते थे, वैसी विचारवान बातें होती थी हर एक पार्टी की, हर लोग सुनते थे। आज वॉकआउट कर जाते। जब राजीव गांधी का भी आपने जिक्र किया तो उनकी मौत से 3 दिन पहले शायद आपकी उनसे बात मैं जनक राज गुप्ता जी के घर जी डिनर था, तब राजीव जी ने कहा आप तो कविता हो। मैंने कहा जी मुझे आज जाना है। बोले तुम डेकोरम जानते हो कि नहीं जानते? मैं तुम्हारी मोनोपोली दिल्ली में ख़त्म करूँगा, उन्हें मैं यहाँ ला रहा हूँ। मैं जी ले आओ, मैंने भी 3-4 प्रधानमंत्री थे। बुद्धिमान अक्सर कौन सी सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं? ताकि मूर्खता बुद्धिमान ही करता है। एटम बम किसी मूर्ख ने तो नहीं बनाया ना। कोई फेवरेट फिल्म अभिनेता आप? दिलीप साहब, राजेंद्र कुमार, शेर देवानंद, किसकी बात करें? धर्म में चंदे के खिलाफ रहे, काफ़ी आप वोकल रहे, काफ़ी बोलते रहे उसके खिलाफ। धर्म के जरिए हम बढ़े। धर्म इसलिए बनाया है कि मनुष्य बने, लेकिन आज हम धर्म को भून करके खा रहे हैं। तो मैं कलयुग को श्रेष्ठ युग मानता हूँ। तो कलयुग में एक से एक बड़े लोग पैदा हुए। चंदे का हम धार्मिक नियम धर्मांध हैं। हम सब लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते, और वो चलन बढ़ा है। वो ही चलन बढ़ा है। 5-5 हजार करोड़ के संत है, बताइए। वो 6,000 करोड़ का मालिक है, 20 मर्सिडीज हैं उसके पास। ये संतों की निशानी है। जिस दिन भगवान रोटी खाना शुरू कर देगा ना, हम सब भूखे मरते हैं। 140 करोड़ मुर्दा लोगों का देश है। ये क्यों कह रहे हैं आप? जनरल डायर ने मारा था क्या जलियांवाला बाग में? सारे सिपाही भारत के थे ना। एक गोली जनरल डायर को मार देते, मुल्क उसी दिन आज़ाद हो गया। तो 140 करोड़ की मुल्क की बैलेंस शीट में पॉपुलेशन एसेट साइड में है कि लाइबिलिटी साइड में? पहले लीडर लीड करता था, आज लीडर लीड नहीं करता। वो बोलता है जो जनता सुनना चाहती है। मेरे बिना इस देश में विपक्ष होना नहीं चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हारती जाएगी। जिस मुल्क में बूढ़ों के आश्रम, वो विश्वगुरु बनेगा। तो दुनिया कहेगी ना आप विश्वगुरु, हम अपने आप को कहेंगे कैसे चलेगा? मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा।
बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या क्या पता। पता। नमस्कार, पॉइंट की बात में आपका स्वागत है। आज बातचीत एक ऐसी शख्सियत से जिनसे मैं तकरीबन 30 साल पहले पत्रकारिता के शुरुआती सालों में मिल चुका और उनका इंटरव्यू कर चुका, और तब मैंने जाना कि हास्य हो या व्यंग, इसके पीछे कितनी गंभीरता छिपी होती है। कोई हास्य कवि या जो व्यंग्यकार है वो जब तक खुद गंभीर न हो, ज़िंदगी को गंभीरता से न उसने समझा हो, तब तक वो अच्छा हास्य नहीं कर सकता। तो स्वागत है आपका हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी। 30 साल बाद फिर से आपसे मिलने का मौका मिला। धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और जो मैं जिक्र कर रहा था 30 साल पहले की हमारी बातचीत की, तो उस वक्त जितना मुझे याद है हमारा मुद्दा था कि आम भारतीय जो हैं उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी कम होता है। अब ये 25-30 साल के बाद आपको क्या लगता है, अब आपका जवाब मैं वही सवाल करूं तो क्या होगा, आम भारतीय में कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है, कम है, ज़्यादा है, बढ़ा है, घटा है? हास्य तो अब अर्थों में रह गया है, शब्दों में रह गया, हकीकत में कहाँ है जी। अब तो उपहास है। हास्य और उपहास का अंतर थोड़ा सा आप बताएंगे? हास्य होता है, उपहास होता है किसी का मखौल उड़ाना। हास्य होता है जिसके ऊपर कहा जाए वो भी उसका आनंद ले। जी। हास्य घायल नहीं करता, हास्य आपको ताकत देता है हंसने की, सोचने की। जी। जबकि व्यंग्य जो है भी दो तरह का है। व्यंग्य को क्षत्रिय नहीं होना चाहिए, व्यंग्य को चौकीदार होना चाहिए जो जागता रहे, जी। ये कहता रहे, ना कि उसको घायल कर दे। जी। जो व्यंग्य किसी के ऊपर भी पड़े तो उसको भी सोचने पर विवश करे कि हाँ मैंने गलत किया। लेकिन एक बात है यहाँ पे, एक पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप स्वस्थ व्यंग्य भी करो किसी पर तो आजकल लोग बुरा मान जाते हैं, दिल पे ले लेते हैं। वो हर एक व्यक्ति पर लागू है आज की तारीख में। हम दूसरे पर हंसना चाहते हैं, अपने ऊपर नहीं हंसना चाहते। जी। जो खुद पे हंस के दुनिया को हंसाए वो ज़्यादा स्वस्थ व्यंग्य होता है। जी। कि अपने ऊपर व्यंग्य करके लोगों को हंसाए। तो आपने कहा कि हास्य खत्म हो गया है, क्या रीजन पाते आप, वजह क्या पाते? रीजन हमारी लालसाएं हैं। हमें दूसरे का सुख जो है तकलीफ देता है। पहले दूसरे का सुख हमें सुख देता था। जी। हम दुखी हो जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, मुझे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देती है। दिक्कत ये है कि उसकी कमीज मेरे से उजली कैसे। अच्छा, वही बात है। तो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, शुरू से चल रहा है और अब और बढ़ गया है। बढ़ क्या गया, लगभग मैं समझता हूँ कि बड़ी निराशाजनक स्थिति है। क्योंकि इस देश में नहीं हंसा जा रहा है, इस देश पर हंसा जा रहा है। वसुदेव कुटुंबकम का ये देश हिंदू मुसलमान पर उतरिया है। कहाँ हमने अपना आकाश छोटा कर दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः हजारों साल पहले से ऋषि मुनि संतों ने लिखा होगा, और आज वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। जो आपने कहा कि देश पर हंसा जा रहा है, थोड़ा सा इसको विस्तार से थोड़ा बताएंगे, किस तरीके से ये बदलाव आया है और कैसे देश पर हंसा जा रहा है? देश पर इसलिए हंसा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जो पहले हमसे लोग शिक्षा लेते थे, जो हमारे पुरातन धर्म रहे हैं या कुछ भी रहे हैं, वो हमें शिक्षा देने लग गए हैं। हम संतुष्ट लोग थे, हमें लालची लोग बन गए हम लोग। सेटिस्फैक्शन लेवल ख़त्म हो गया। मैं किसी को भी एक ही बात कहता हूँ कि ईश्वर से संतुष्टि मांगो, कुछ मत मांगो। जी। लेकिन क्या आपने जो कहा, आपने हिंदू मुसलमान का भी जिक्र किया, आपको लगता है कि
इस गिरावट के लिए राजनीति भी जिम्मेदार है? राजनीति ही जिम्मेदार है। जो इन बातों को बढ़ावा दे वो बहुत खतरनाक है। आज जाति के नाम पर वोट मिल रहा है। इस आज़ादी के इतने साल बाद भी लोग 21वीं सदी में पहुंच गए और क्या क्या कहाँ कर रहे। उन्होंने पतंग उड़ते देख करके हवाई जहाज बनाने की सोची, हम अभी तक पतंग उड़ा रहे हैं। मुकुट बिहारी सरोज की एक कविता है, सचमुच बहुत देर तक सोए, धूप चढ़ गई कहाँ कहाँ तक, अभी यहाँ तक अभी वहाँ तक। सचमुच बहुत देर तक सो गए, धूप चढ़ गई कहाँ कहाँ तक, अभी यहाँ तक अभी वहाँ तक। औरों ने सींची फुलवारी, हमने अब तक बीज न बोए, सचमुच बहुत देर तक सोए। लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी, हम बीज बोने की सोच रहे अभी तक। तो आपको ये तकलीफ देती है स्थिति? जो भी एक आम आदमी होगा जो मुल्क की सोचता होगा उसे कम से कम ज़रूर तकलीफ देगी इस बात की। मेरे पास किसी को खाना देखने को नसीब नहीं हो, हमारे पास खाना फेंकने के लिए भी है। खाने में 200 आइटम, 300 आइटम, 500 आइटम, 1000 आइटम। मैंने 3100 आइटम की एक शादी अटेंड की अभी। कहाँ ये अपराध है? और इस अपराध को हम सारे घमंड से बताते हैं कि हमने 3100, मैंने 3100 आइटम बोले, हाँ मेरे समधी ने 2500 रखी। उसका जवाब देने के लिए एक होड़ सी मची है। हम राजनीति जैसी बात पे आएंगे फिर से दोबारा लौट के, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जानना चाहता हूँ इस बातचीत के ज़रिए, आप हरियाणा के कैसे इलाके से आते हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि सटायर है, जो व्यंग है, जो हास्य है, वहाँ की मिट्टी में बसा हुआ है। क्या ये वजह है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो इस तरह से आगे बढ़ा और आपने ये ऊंचाई हासिल की? कैसे आप हास्य कवि बने? और थोड़ा सा बचपन की तरफ, या देखिए, जब मैं आपका सीक्रेट नहीं जानना चाह रहा तो आप मेरे को जानना चाह रहे? क्योंकि मैं आप जैसा बनने की ख्वाहिश, मैं आप जैसा नहीं बनना चाह रहा। आपको मेरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, क्योंकि व्यंग का कीड़ा मेरे दिमाग में भी कई बार काटता है। आता है तो उसके लिए कि कुंठित नहीं होना चाहिए। आप कुंठित आदमी कभी भी हास्य नहीं लिख सकता। फ्रस्ट्रेटेड आदमी हास्य नहीं लिखता। आप अगर ऊपर देखेंगे तो हास्य नहीं लिखेंगे, नीचे देखेंगे तो 1 गज नीचे ज़मीन दिखाई दे जाएगी। ये गुड ज़मीन को छूने की कोशिश करो, आसमान छूने की कोशिश मत करो। हाइट जो है पेड़ की होती है, पतंग की नहीं होती। जी। तो आपका परिवेश जो है वो उसने मदद की आपको इस तरह की विधा में आगे बढ़ने की? परिवेश कोई ऐसा नहीं था। गांव में पैदा हुए थे, 5 साल की उम्र में यहाँ गए थे। तो ये तो यार दोस्तों का जो साथ था उसने ये किया। उसके लिए मुझे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। 1 साल कॉलेज में फेल होना पड़ा। अच्छा। उनका साथ देने के लिए। अच्छा। क्यों? कॉलेज जाते थे, क्लास में नहीं जाते थे। अच्छा। तो साथ ने जो है हमें हाथ से अपने ऊपर बर्दाश्त करने की हिम्मत दिखाई। और आपके हास्य में हमेशा हमने देखा है, क्योंकि जब आपका एक टी सीरीज पे शायद कैसेट आया था, 4 लाइना, तब हम भी छोटे शहर में रहते थे और कैसेट टेप रिकॉर्डर में लगा के सुनते थे और तकरीबन पूरी जो पंक्ति है वो याद कर लिया था। एक आपने जो आपका जो पहला कैसेट आया था, पहला था या शायद दूसरा होगा, लेकिन उसमें आपने कहा कि मैं ससुराल गए हो, मुझे पीट पीट के रुलाए हो गए हो, इस तरह के कुछ शब्द थे जितना मुझे याद आ रहा है। ये बचपन की बात जो हमने पढ़ी थी। तो आपके विषय वस्तु में हमेशा कई बार ससुराल, पत्नी पे आपने बहुत कमेंट किया, इसके पीछे की वजह? वो तब आ गई थी वो कविताएं जब मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। तो वो कल्पना में ही आई थी। अच्छा, शादी के बाद बंद करनी पड़ी उस तरह की कविता? नहीं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। तो उस 4 लाइन जो पहली आपकी कैसेट आई थी उसमें से 4 लाइन आप बताना चाहें, सुनाना चाहें? मुझे याद नहीं है क्या चीज़ थी 4 लाइन। उसमें आपने जैसे अपने ससुराल जाने का जिक्र किया था, सास की शायद पुरानी। जी, मुझे याद है तभी। हाँ, मैं कह रहा हूँ 60 साल पुरानी कविता है। अब कहाँ याद, मैं सुना तभी नहीं मंच पर, याद भी नहीं रहती मुझे।
तो ताज़ा जो राजनीतिक हालात हैं उनको आप अपने शब्दों में कैसे बताते हैं, कैसे अपनी व्यथा या जो भी एक पेन है आपके भीतर, दर्द है, उसको कैसे रखते हैं, किन शब्दों में? ये कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हारती जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। काफ़ी गूढ़ बात आपने कही इन पंक्तियों के ज़रिए। आपको क्या चैलेंज फील होता है आज की तारीख में, क्या चुनौती फील होती है अभिव्यक्ति को लेकर? क्या आपको लगता है कि आज से 10, 15, 20 साल पहले जैसे आप अभिव्यक्त करते थे, आप एक हिम्मत वाले इंसान हैं, आप उसी तरह से करते होंगे, लेकिन चैलेंज कुछ फील होता है कि अब उतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रही? दिक्कत ये है कि आलोचना को लोग विरोध समझ लेते हैं। आलोचना विरोध में बहुत फर्क होता है। समर्थन लोग नहीं चाहते, चापलूसी चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी, आलोचना एक महत्वपूर्ण बात है। मुझे बताया गया सन 55 में लाल किले के कवि सम्मेलन में अध्यक्षता थी महाकवि दिनकर की, और मुख्य अतिथि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब मंच की सीढ़ियों पर नेहरू जी चढ़ने लगे तो एक सीढ़ी पर पाँव लड़खड़ाए, गिरने के हुए पीछे दिनकर जी ने संभाल लिया। तो उसने कहा, नेहरू जी ने कहा, दिनकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने, मैं लड़खड़ा गया था, आपने मुझे संभाल लिया। तो दिनकर जी ने कहा, नेहरू जी इसमें धन्यवाद देने की कोई खास बात नहीं है। जब जब भी इस देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे संभालता रहेगा, परवाह मत करना। अब भी लड़खड़ाने की तस्वीरें आती हैं, लेकिन कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि सीधा सत्ता पे जो आसीन है उनको इस तरह से इन शब्दों में, इस भाषा में बता सके। लेकिन मेरा मानना है कि कवि कलाकारों को अगर सत्य नहीं बोल पाए तो झूठ का समर्थन नहीं करें, इतना तो एहसान कर ही सकते हैं। लेकिन बहुत हैं जो झूठ का समर्थन करते, बल्कि झूठ को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। इसी समकालीन ग्लैमराइज कर रहे हैं, झूठ को ग्लैमराइज करते हैं जी। जबकि आप सत्य को नहीं कर पा रहे तो झूठ को ग्लैमराइज मत करो, साइलेंट बैठ जाओ। चुप रहना ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप इस पर क्यों चुप बैठे। इससे एक बात आई जो आपने ग्लैमराइजेशन की बात की, माध्यम बदल गया, अब सोशल मीडिया आ गया है, बहुत सारे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आपने कैसे इस माध्यम के ज़रिए चीज़ों को बदलते देखा है? ख़ासतौर पर अगर हास्य की बात करें, कवि की बात करें, तो देखा जाए तो स्तर हर एक चीज़ का गिरा है। गेहूं की बोरी अगर सड़ी हो, उससे चाहे रोटी बनाओ चाहे मैदा बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो सड़ा हुआ ही होगा। जब इस देश की पॉपुलेशन का स्तर ही खराब है तो उसमें जो राजनीति में जाओ, चाहे साहित्य में जाओ, चाहे धर्म में जाओ, या किसी भी क्षेत्र में जाओ, उसका स्तर गिरा ही हुआ मिलेगा। ये तो है नहीं कि कविता का गिरा है, राजनीति का अच्छा हुआ है या धर्म को ही अच्छा हुआ है। एक ज़माने में अगर हम बात करें मध्यकालीन की, तो कहा गया था मोको का सीकरी सो काम, और वो सीकरी जाने से उन्होंने मना कर दिया था। अब जो है ये भी देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे कवि जो हैं वो सत्ता के आगे जो है, अगर हम सीधी बात करें तो राज्यसभा के लिए जो है वो मरे जा रहे हैं। ये इस तरह के माहौल पे आप क्या कहेंगे? उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपने फील्ड के बादशाह हो तो किसी के यहाँ चपरासी मत बनो। जो इज्जत आपको अपने क्षेत्र में है वो किसी और क्षेत्र में नहीं मिल रही। जितने भी कलाकार या फिल्म वाले राजनीति में, उनकी क्या इज्जत रही? जी। पहले भीड़ उनके पीछे भागती थी, वो भीड़ के पीछे भागते हैं।
तो अपना स्तर ही उन्होंने गिराया। किसी को भी ले लो चाहे, हाँ, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि जो भी आया है। जो भी, और इस कोशिश में जो अभी भी लगे हैं, तो उनका भी जो उनका जो सम्मान है उसके भाव में गिरावट ही आई है। मेरे यहाँ, मैं मिंटो रोड रहता था, जी। तो नीचे राजेश खन्ना की सभा थी, 100 आदमी भी नहीं, कहाँ स्टार आदमी। जी। और हमने अमिताभ बच्चन को भी देखा था जब वो हाँ, हाँ। इलाहाबाद गए थे, तो बहुत अच्छे से जीत कर आए थे, लेकिन फिर विरक्ति हो गई उनकी राजनीति से। बात ये ना कि वो अपने चरित्र को बनाए भी रखना चाहते हैं, राजनीति में आना भी चाहते हैं। राजनीति में आकर जिस व्यक्ति ने काम किया वो सुनील दत्त साहब थे। सुनील दत्त और नरगिस ने सीमा पर जाकर जवानों के लिए कितने ही कार्यक्रम किए। तो राजनीति से जुड़े रहकर या तो राजनीति रख लो या अपने कला को रख लो। मेरा मानना है कि राजनीति को, धर्म को कंधे पर बैठाकर राजनीति मानना चाहिए, ना कि धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति मानना चाहिए। उससे धर्म भी खतरे में आएगा और आप भी खतरे में आओगे। आपने जिक्र किया कि सीमा पर जाकर उस समय गाना गाया उन्होंने, और आज की तारीख में राजनीतिक रैलियों में लोग जाकर कविता पाठ करते हैं, बहुत सारे कवि एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे इधर के या उधर के, हाँ। उनके लिए वो अपनी वो कोई, और वो पारिश्रमिक भी लेते होंगे, यानी बिगैर पारिश्रमिक के लिए भी जाते होंगे कि शायद मुझे राज्यसभा में ले लें। लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। मिले नहीं मिले ये अलग बात होती है। हाँ, कोशिश में है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज तो तुम भारत में एक हो, तब 550 में एक हो गए, तो आपके जैसे 550 लोग होंगे, जी। यहाँ आपसे बड़े कद के मिनिस्टर होंगे, आपके उसके मुकाबले में कहाँ है? आप फर्स्ट टाइम और एमपी कहलाओगे, फर्स्ट टाइम के एमपी बनोगे। तो आप अपनी जो हायरार्की है उसमें आप कहीं नीचे होगे पादान पे, उस सिस्टम के। आपको कभी ख्याल नहीं आया राजनीति में जाने का? नहीं, मुझे ऑफर हुआ है, हम्म। पर मेरा मन नहीं है राजनीति में जाने का, अभी भी नहीं है। लेकिन आप इंदिरा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, मेरा तो एक क्लोजनेस आपकी कांग्रेस के साथ रही है? बहुत काफ़ी रही, तब सिर्फ कांग्रेस ही थी, हम्म। और मेरा हर एक से परिचय रहा, किसी से ऐसा नहीं रहा। वाजपेयी जी से बहुत अच्छा रहा, मुरली मनोहर जोशी जी से भी है, एडवाणी जी के पास आज भी मैं जाता हूँ, 50 साल का संबंध है। जी। और बलराम जाखड़ साहब से, कोई भी, राजीव गांधी से भी, कितने भी हों, गुलाम नबी आज़ाद, मुलायम सिंह यादव, सबसे। लेकिन जिन ममता बीजेपी बनर्जी से भी था मेरा, लेकिन जो जिन यूथ बीजेपी कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। मेरा सवाल है कि जिन बीजेपी लीडर्स का आपने नाम लिया, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो या लालकृष्ण आडवाणी हो, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि या आपका जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ रहा है, तो कभी ये आड़े नहीं आया इनके साथ संबंधों मेरा को आगे झुकाव नहीं है, हम्म। मैं कांग्रेस का कवि हो सकता हूँ, कांग्रेस का कवि नहीं हूँ, कांग्रेस ही हो सकता हूँ। कवि तो मैं देश का हूँ। जी। चाहे वह भाजपा गलत करे तो उसके खिलाफ बोलूँगा, इंदिरा जी गलत करेंगे तो उसके खिलाफ भी लिखूँगा। तब लिखा भी- था उस टाइम में? हाँ, तब भी लिखा मैंने। कुछ याद दिलाएंगे? मैं पढ़ दिया था एक जगह, तो वो रिपीटिशन हो जाएगा, दूसरे चैनल पर मैंने पढ़ दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर रिपीटिशन अगर इंटरव्यू में होता तो नहीं अच्छी नहीं, बात। मैं बिल्कुल मैं कोई सवाल लिख के नहीं लाया, और मैं सिर्फ आपसे सीधी बातचीत कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, आपका ये मानना है कि अगर आप पर यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी मंच पर नहीं जाऊंगा। वैसे भाजपा बुलाती है मुझे, कवि सम्मेलन में बुलाती है, उनके मंत्री बुलाते हैं। अभी मुझे उन्होंने बुलाया था, यूपी के सीएम थे उसमें, तो भी कविता मैं वही पढ़ूंगा जो कांग्रेस बुलाए या कोई भी बुलाए। तो नाराज़गी का खतरा नहीं रहता कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया? खतरा इसलिए कि मैं चुभने वाली बात नहीं करता हूँ, हम्म। मैं सोचने वाली बात करता हूँ, उन्हें भी सोचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इस मुल्क में जो
आप लोकसभा की बहस देखेंगे तो जो आज से 50 साल पहले लोग लोकसभा में बातें करते थे, वैसी विचारवान बातें होती थी हर एक पार्टी की, और लोग सुनते थे। जी। आज वॉकआउट कर जाते हैं, तब ऐसी बात नहीं थी। मैंने नेहरू जी की भी स्पीच सुनी है, लाल किले पर बोलते थे तो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल समस्याओं पर बात करते थे। अब क्या बात होती है? अब वो लेवल नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ व्यक्ति, चाहे धर्म का भी वो लेवल नहीं रहा, राजनीति का भी नहीं रहा, कवियों का भी नहीं रहा, अखबार का भी वो लेवल नहीं रहा। राजेंद्र माथुर एडिटोरियल लिखते थे, लोग पढ़ते थे, उसका एडिटोरियल को पढ़ने के लिए अखबार खरीदते थे। आपने वाजपेयी जी का जिक्र किया, उनके साथ का कोई अनुभव बातचीत का, या आपकी कोई हास्य कविता जो नहीं। उनको पसंद आई हो? हास्य कविता उनको मेरी पसंद आई थी। एक बैठक में आए थे वो, जो गिरिजा व्यास ने की थी, कांग्रेस की मंत्री थी, उनके घर पर आए थे। अच्छा। और उसमें रमानाथ अवस्थी थे, गिरिजा कुमार माथुर थे, कन्हैयालाल नंदन थे, शीला झुंझुनवाला थी, उनके हस्बैंड टीपी झुंझुनवाला थे, धर्मवीर भारती थे, पुष्पा भारती थी। तो मेरे ख्याल से उस दिन वाजपेयी ने आधा पौन घंटे लगातार कविता पाठ किया था। अच्छा, आपने क्या पाठ किया था उसमें? वो मैं कह रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा। अब याद नहीं रहता है कि तो वाजपेयी जी और आपकी काफ़ी छनती होगी, क्योंकि वो नहीं, भी कभी भी वाजपेयी जी के यहाँ हास्य मैंने विनोद। अपॉइंटमेंट नहीं लिया। जब भी जाता था सीधे मिल लेता था। कभी इंदिरा गांधी से तो कभी मिला ही नहीं वैसे तो, लेकिन राजीव गांधी के यहाँ नहीं लिया कभी अपॉइंटमेंट, अडवाणी जी के लिए कभी नहीं लिया। बस चले जाते हैं चले मुलाकात। जाते थे, मिल लेते थे। अब ये संभव लग रहा है आज की तारीख अब में? मैं मांग जाता ही नहीं, जरूरत क्या जाने की। मैं किसी सेठ के लिए तो काम करता नहीं जी। कि किसी सेठ का काम करता हूँ। जी। जो लोग उस समय मेरे घर स्कूटर पर आते थे, कई हजार करोड़ के मालिक हो गए। अच्छा। मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, सोने की थाली में खाना नहीं है, सोने की रोटी खा नहीं सकता। ये घर 94-95 का लिया, और पिताजी की कमाई का काफ़ी कुछ हिस्सा इसमें लगा है। अच्छा, हम अगले दौर में जाए उससे पहले एक बात ये भी है कि आपकी, जब राजीव गांधी का भी आपने जिक्र किया, तो उनकी मौत से 3 दिन पहले शायद आपकी उनसे बातचीत हुई मैं थी। जनक राज गुप्ता जी के घर जी। डिनर था, तो उसमें मुझे भी बुलाया था। तब राजीव जी ने कहा, अब तो कविता होगी। मैंने कहा, जी मुझे आज जाना है, मेरा कार्यक्रम है, और शाहदरा में था कहीं। बोले, तुम डेकोरम जानते हो कि नहीं जानते? अच्छा। मैंने, जी बताइए क्या डेकोरम? बोले, जब तक बड़ा बैठा हो तब तक तुम मेरे से उम्र में छोटे। उन्हें मालूम था कि 6-8 महीने का मेरा फर्क है, तो मैं हूँ जब तक कैसे जाओगे? तो फिर मैंने कविता सुनाई थी, इसमें वसंत साठे थे। तो राजीव गांधी को एक कविता में मैंने राम बनाया था, मैंने सीता का रोल किया था जिसमें। अच्छा। और लक्ष्मण बनाया था बसंत साठे साहब को। तो और वो भगत साहब को साथ आए थे, खुद ड्राइव कर रहे थे, भगत साहब से पीछे बैठे, साथ में बैठे थे। फिर बाद में लिखा कि उनकी डेथ के बाद मैंने कहा कि काश अच्छा होता मैं डेकोरम नहीं निभाता, मैं चला जाता और वो रह जाते। आपके पास यादों का इतना बिट बहुत थी, वो बिट्टी आदमी थे। एक दिन मुझे कहा, मैं हैदराबाद गया था, वहाँ मैंने कुछ कवियों को सुनाया, बहुत अच्छे कवि, मैं तुम्हारी मोनोपोली दिल्ली में ख़त्म करूँगा, उन्हें मैं यहाँ ला रहा हूँ। अच्छा। मैं जी ले आओ, मैंने भी 3-4 प्रधानमंत्री देख रखे। हास्य को एंजॉय करते थे जी। ये नहीं कि उन्हें परहेज था। और मेरे से बहुत बातें करते थे, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए।
आपके पास यादों की इतनी धरोहर है, आपने कभी उनको कलमबद्ध करने की, किताब के रूप में ढालने की सोची नहीं कभी? सोचता हूँ मैं, मेरे पास 400-500 पन्ने की यादगार होगी, नेताओं से बात की है उसके, जी। पर जिसके घर बैठकर खाना खा लिया उसके खिलाफ कैसे लिखूँगा? ये मेरी, ये भी एक सिद्धांत की बात है। इसलिए चुनाव लड़ ही नहीं सकता मैं। हम्म, कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा, दूसरा वाला मेरा दोस्त ही होगा। हम्म। वैसे आपने एक किताब लिखी है, बुद्धिमानों की मूर्खताएं। हाँ, बुद्धिमान अक्सर कौन सी सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं? पहली मूर्खता क्या मूर्खता बुद्धिमान ही करता है। एटम बम किसी मूर्ख ने तो नहीं बनाया ना, बुद्धिमान ने तो बनाया। मूर्ख आदमी की मूर्खता उसी को नुकसान पहुंचाती है, बुद्धिमानों की मूर्खताएं पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है। वाह। तो जिसने एटम बम बनाया बहुत बुद्धिमान आदमी था, लेकिन एटम बम बना के उसने मूर्खता का काम किया। मैं अभी भी कहता हूँ विज्ञान में जब ज्ञान रहेगा तो हम एटम से बिजली बनाएंगे, विज्ञान में जब ज्ञान खत्म हो जाएगा तो उसे एटम बम बनाएंगे। साहित्य के ज़रिए ऐसी पंक्तियाँ जब आती हैं ना, तो फिर बहुत सारे ऐसे सवालात उठते हैं, चाहे वो जिसको हम तरक्की के तौर पे देखते हों, हम किसी एक नए मानक के तौर पे देखते हों कि आज हमने परमाणु बम हासिल कर लिया, हमने ये मिसाइल बना लिया। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती तो लगता है कि वो बना के हमने कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि बहुत कुछ दांव पे लगा दिया है, जो बहुत कुछ छीन सकता है मानवता से। कभी शेर ने अपने मारने की तरकीब बनाई क्या? नहीं। हैं? हम तो जानवर से गए भी थे जो अपने मारने की स्कीम बना करके हम हथियार बना रहे। मुल्क में बस एक ही काम कर दो, भगवान बस इतना कर दे। मैं नए साल पर पोस्ट डाली थी, इस वक्त मैंने कोई तरक्की नहीं की, सिर्फ इंसान ने तरक्की की। तेरा वही ढर्रा पुराना चला रहा है जैसे पहले चल रहा था। हमने रॉकेट बना दिए, हवाई जहाज बना दी, कार बना दी, तेने कुछ नहीं किया। बस इतना ही चाहता हूँ, थोड़ा चेंज कर ले। जब इंसान बन रहा है तो उसमें इंसानियत भी डाल दिया ताकि। जी। और फिर आगे भी मैंने कहा उससे कुछ नहीं करता तो बस इतना कर दे, जो भी दो देश लड़े उसका एक एक लीडर अपने पास बुला ले, टॉप मोस्ट, कोई सा भी, हर एक को खतरा रहेगा, पता नहीं मुझे नहीं बुला ले। अच्छा, ओके। तो पूरा वर्ल्ड में शांति अपने एक झटके में आ जाएगी। पुतिन सोचेगा मुझे नहीं बुला ले, और कोई सोचेगा मुझे नहीं बुला ले, तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। आप खबरों से भी वाबस्तगी रखते होंगे, तो जिस तरीके से अभी दुनिया भर में एक युद्ध तो चलो रुका है, गाज़ा फिलिस्तीन का, यूक्रेन रूस अभी भी चल रहा है, इधर ट्रंप जो हैं वो ग्रीनलैंड के लिए अड़े हुए हैं, वेनेजुएला उन्होंने एक तरह से हासिल कर लिया। तो इस समसामयिक घटना पे आप क्या सोचते हैं और क्या ख्याल आपके मन में आता है? आपके अपने यही तो मूर्खों की मूर्खता है। मूर्खता ही मूर्खों का अक्लमंदों का पागलपन है। किसको हासिल कर लोगे? आज हमारी महिलाएं बारड्रॉप खोलती हैं, कहती हैं ये साड़ी नहीं, ये साड़ी ठीक नहीं रहेगी। अरे यही साड़ी तो तुमने 1 महीने पहले ही खरीदी थी। आप अपनी चैन को गलत ठहरा रहे, इतना भंडार कर दिया। मैं नहीं पहनता डिजाइनर कपड़े, एक तो पैसे ज़्यादा दूँ, दूसरे उसका विज्ञापन भी करूँ। मैं मूर्ख हूँ क्या? तो आपके कहने का ये मतलब है कि दुनिया को जब बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं तो उसके बाद कुरूपता वहाँ पे आती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। और तभी उसी संदर्भ में आपने कहा कि अपनी खरीदी साड़ी ही कई बार कहती है कि ये ठीक नहीं है। अक्सर ये होता है। फिर कहीं मेरे पास तो कोई पहनने की साड़ी ही नहीं, इतने दिन हो गए नहीं ली, मुझे याद ही नहीं। मैं अभी सूट नहीं सिलवा रहा था, कपड़े पड़े हुए थे, तो मेरे बेटे की वाइफ जा कर के 5 सूट के कपड़े दर्जी के दिया, सिल देना, ना तुम्हारे पास।
मुझे ये लग्जरी जो है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 5 स्टार होटल में रुकूंगा तो 700 रुपये की चाय पर, चाहे पैसे वही दे रहा हो, मेरे से साइन नहीं होते कि जो चीज़ मैं रुकूँ और मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँ तो दूसरे का खर्चा क्यों कराऊँ। मैं उनसे इतना ही कहूँ 5 स्टार में मत रुकाना मुझे, अच्छा सा ठीक सा होटल हो, वही मेरे लिए ठीक है। 5 स्टार होटल में रुक के और ढाबे पे जाकर 10 रुपये वाली चाय पीने का भी अपना मज़ा है। वही चाय तो वही है। होटल के खाने में पूछा मुझे किसी ने, मैंने शायद 50,000 सवालों के जवाब दिए। जी। 12 साल मेरा कॉलम चला था सन टाइम्स का। फिर शर्मा जी से पूछो करके रेडियो प्रोग्राम भी चला 8 साल। तो उसमें एक ने पूछा ढाबे के खाने में और 5 स्टार के खाने में क्या फ़र्क है। मैंने एक में प्लेट की क्वालिटी अच्छी है, एक में खाने की क्वालिटी अच्छी है। बिल्कुल सामान्य आम बातचीत की भाषा में आप समझा देते हैं। एक सवाल कई लोगों ने मुझसे कहा आपसे पूछने के लिए, आप जिम, फिटनेस, मॉर्निंग वॉक इस सब के बहुत खिलाफ हैं। मुझे जमता नहीं हर एक चीज़ को। अभी जो राजू श्रीवास्तव गया, किस लिए गया वो? किस लिए? जिम जाता था। अच्छा। आपके 3-4 स्टंट पड़े हुए और फिर आप जिम जा रहे। हमें तो उतना ही ज़रूरत है ना जितना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आप ज़रूरी हो। हल्की सी मॉर्निंग वॉक कर ली, हो गया काम। लेकिन आप उसके भी खिलाफ हैं। पिछली बार बातचीत हो रही थी मैंने नहीं की। हाँ। मैं तो नहीं करता। अच्छा, आप नहीं करते? मैं नहीं करता मॉर्निंग। अब वो कहते भी हैं कि अजगर नहीं चलता और हाँ, लंबा जीता। वो अलग बात है, वो बात सही है। मेरे जो काम है उसके हिसाब से मेरी एक्सरसाइज होगी। जो क्रिकेट वाला खेलेगा उसकी एक्सरसाइज अलग होगी। अभी फिल्म स्टार अपने ऐप बना रही है, किस लिए बना रहे भाई? वैसे पर्सनली देखो, इनका चेहरा ऐसे लगे जैसे मरियल सा चेहरा है इनका। मेकअप करके आप ठीक दिख जाओ। मेरा काम दिन भर बैठने का है, इसका है। उसके हिसाब से मैं हल्का पैदल चलूँ बहुत है। मैं नहीं पैदल चलता, मेरी अलग वजह है उसकी। आपने फिल्म अभिनेता की बात की, कोई फेवरेट फिल्म अभिनेता आपके जो बिना 6 पैक्स ऐप वाले हों या पहले कोई भी? जमाने के सारे ही ऐसे थे। दिलीप साहब, राजेंद्र कुमार, शेर देवानंद, किसकी बात करूं? और नए सारे जमाने मेरे अच्छे दोस्त थे। सुनील दत्त। नए ज़माने में भी कुछ नई पीढ़ी ये का भी तो कुछ बताओ। ख्याल रखिए। नए ज़माने में ग्लैमर ज़्यादा है। जैसे कई अच्छे कलाकार भी हैं जिनकी आंखें बोलती हैं। जैसे कई फिल्मों में रेखा का बहुत बड़ा किरदार रहा है। पुरानी वहीदा रहमान है या कोई भी है, शर्मिला टैगोर जी। अब तो मुझे पता नहीं कितने साल हो गए फिल्म देखे, 25 साल या 30 साल। अभी भी जैसे पंकज त्रिपाठी तरह के मैं जो 25-30 साल देखी नहीं फिल्म। उनके अभिनय की काफ़ी तारीफ होती है कि वो कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, चेहरे के भाव। मैं बता रहा हूँ, मैंने 20-25 साल से फिल्म देखी नहीं। देखी नहीं। पहले एक ज़माने में फेल हुआ जब कॉलेज में, तब उस साल में मैंने शुरुआत में 62 फिल्में देखी थी। हो, तभी फेल हुए थे? हाँ, नहीं। अच्छा। फेल तो यार दोस्तों की वजह से हुआ था। अच्छा, वो सीक्रेट आप बताएंगे नहीं? हाँ, वो नहीं, वो सीक्रेट थोड़ी है, बस दिन भर एक दूसरे की टांग खींचना बस। लेकिन आप बच्चों की पिटाई के भी बहुत पैरोकार रहे हैं, तो आपको पिटाई तो पड़ती थी। आपने अपने ही कविताओं में ये बात कही है। कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है। पिटते थे तो आज भी बाप के प्रति इज्जत है। मेरे बच्चों की इतनी इज्जत थोड़ी होगी मेरे प्रति। नहीं, वो आपकी जो बहुत मेरे इज्जत पिता के करते हैं, मैं प्रति। जानता हूँ। सब बच्चे आपकी बहुत इज्जत करते हैं। वो जो एक आप कहते हैं ना कि पहले पिताजी पीटते थे, फिर बिना हाँ, वजह, सही। वो अगर अपने स्कूल शब्दों में आप पिट जाओ तो माँ बाप से शिकायत करो तो माँ बाप मारते थे, गलती तेरी होगी जो तू पिटा, तो इसमें शिकायत भी नहीं करते। लेकिन अब तो बच्चों की पिटाई पे बहुत
लोगों में भी अवेयरनेस है कि पीटना नहीं है, और दूसरा बहुत सख्ती भी हो गई है कि अगर आपने बच्चों को पीटा, और बच्चे भी कई बार पुलिस को कॉल कर देते हैं। नहीं, वो अमेरिका में करते हैं। हाँ मतलब। अमेरिका में करते हैं तो वहाँ के बच्चे भी तो ऐसे गोली चला देते हैं स्कूल में। हम्म। बच्चों को इज्जत का भय होना चाहिए। जी। इज्जत का भय खत्म हो गया, इसलिए दिक्कत पैदा हुई। अच्छा, कुछ और छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे आप धर्म में चंदे के खिलाफ रहे हैं, काफ़ी आप वोकल रहे हैं, काफ़ी बोलते रहे हैं उसके खिलाफ, वजह? क्योंकि पूरा धर्म का जो आडंबर है वो चंदों पे ही चलता है। ऐसा है, धर्म का रूप बदल गया है। धर्म के जरिए हम बढ़े। धर्म इसलिए बनाया गया कि हम मनुष्य बने रहे, लेकिन उसके जरिए मनुष्यता खत्म हो गई। पहले धर्म के जरिए हम बढ़े थे, फिर हमने कहा नहीं, हम धर्म को बढ़ाएंगे। फिर हम धर्म को भुलाने लगे। आज हम धर्म को भून करके खा रहे हैं। पहले भी यही रहा। षड्यंत्र तो तब भी होते रहे। तो आपको महाभारत में नहीं षड्यंत्र हुआ? राम के समय में क्या षड्यंत्र नहीं हुए थे? राजनीति तो षड्यंत्र का हर बार हिस्सा रही। और गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य, मैं जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूँगा। उस समय हानि रही होगी तो अवतार लिया। हमारे यहाँ तो नहीं हानि हुई, इसलिए अवतार नहीं लिया कलयुग। तो मैं कलयुग को श्रेष्ठ युग मानता हूँ। तो कलयुग में एक से एक बड़े लोग पैदा हुए। महावीर हुए, बुद्ध हुए, गांधी हुए, नानक हुए। 100 आदमी तो आप हिंदुस्तान में गिन सकते हैं जिनका चरित्र उस समय के लोगों से 1000 दर्जे बेहतर है। ओशो हैं, आप एक की बात करोगे, इस मुल्क में हजारों मिल जाएंगे आपको। वर्ड की देखोगे तो गिनती होगी। लेकिन उस समय क्या, एक एक व्यक्ति के नाम पर एक युग चला गया। तो आपको लगता है कि अगर चंदे का चलन हम रहा, धार्मिक नियम धर्मांध हैं। हम सब लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। हम सब लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। अगर धर्म की मान रहे होते तो पूरे संसार में कभी भी लोग नहीं बैठ सकता था। हम तो धर्म का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चलन बढ़ा है। वो ही चलन बढ़ रहा है। 5-5 हजार करोड़ के संत है, बताइए। वो 6,000 करोड़ का मालिक है, 20 मर्सिडीज हैं उसके पास। ये संतों की निशानी है। मंदिर वो नहीं है, मंदिर तो एक कारखाना है जो 1000 लोगों का पेट भरता है। एक दिन गणेश जी ने दूध पीना शुरू कर दिया, उस दिन बच्चों को दूध नहीं मिला था। जिस दिन भगवान रोटी खाना शुरू कर देगा ना, हम सब भूखे मर जाएंगे। वो नहीं खा रहा तभी तक आप ठीक है। आपको एक बार, आपको कई शो में बुलाया जाता है, कपिल शर्मा शो में बुलाया गया था, आप नहीं गए? हाँ। क्यों? मैंने पेमेंट मांगा था। अच्छा। पेमेंट दे दो, मैं आ जाऊँगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो उन्होंने नहीं दिया? नहीं, बोले नहीं, हमारे यहाँ तो पॉपुलैरिटी बढ़ती है लोगों की, इसलिए आते हैं। तो मैंने फिर मुझे तुम्हें फ़ोन करना था। तुम मुझे फ़ोन करो, इसका मैं तुम्हारी बढ़ रही। ओके। और वो भी तो कमाते ही हैं अपने शो वो से। कमा रहे तो मैं क्यों नहीं लूँगा? जी। उससे कोई विरोध थोड़ी, उसके साथ कई कार्यक्रम किए मैंने, कोई ऐसी बात थोड़ी। नहीं, मैं इन सवालों के ज़रिए आपकी शख्सियत को और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आप अपने सपाट चेहरे के साथ बिना कोई भाव लाए और जो आप कहते हैं वो असर ज़्यादा होता है। चेहरे पर भाव ला के कहने वाले तो बहुत सारे अभिनेता होते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी आपने छोटे छोटे उदाहरण देकर आम बोलचाल की भाषा में जो शब्दों के थोड़े से हेर फेर के ज़रिए अर्थ कैसे बदल जाते हैं वो आपने बताया। तो इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोई अगर आप फैसला लेते हैं तो उसके पीछे की जो आपकी मानसिकता है, जो आपका उस समय का मकसद होता है, वो क्या होता है? मकसद ये कि वो मुझे प्यार से बुला रहा है कि बनाने के लिए बुला रहा है।
दोस्ती में निभा रहा हो तो कहीं भी मैं शमशान घाट में पढ़ दूँगा। अच्छा। लेकिन मुझे शमशान घाट में कहाँ पूछा था। लोग कितने बदतमीज होते हैं कि शर्मा जी क्या लिख रहे हो। चल रहा है, मैंने हाँ जी लिख रहा है, नया लिख रहा हूँ, हाँ जी लिख रहा हूँ, कुछ हो जाए, मैं तेरे यहाँ कोई ऐसा फंक्शन हो तो बुला लियो, सुना दूँ। राजनीति पे ताज़ा आपने क्या लिखा है, या थोड़ा पहले का भी नहीं, 2-4? मैं अब बंद कर दिया। देखा जाए तो हर चुनाव में हमें तय करना होता है कि हमें शेर खाएगी चीता। बस जब चॉइस ही नहीं आपके पास। अभी राजस्थान में मैंने क्या दिया था, उसके ऊपर उन्होंने टीवी पर डिबेट बुला ली। मैं राजस्थान वालों, तुम्हारी एक ही आदत है, हर 5 साल में अपना खसम बदल देते हो। 1990 से चला आ रहा, 5 साल वो, 5 साल वो, 5 साल वो, 5 साल वो। तो टीवी बताइए खसम शब्द बोली, मैंने खसम की जगह में पति कह जाता है तो अलग बात हो जाती। खसम हमारा हरियाणा में बोला जाता है, कई जगह बोला जाता है। मूर्खतापूर्ण बातों पर उन्हें टीवी वालों को टाइम चाहिए, बस किस बात पर बहस करें। अच्छा। उसके अंबानी की शादी हफ्ते भर निकाल दी उन्होंने, क्योंकि कोई विषय नहीं है। विजय सुभाष चंद्र जी का हमारा चैनल कैसा चल रहा है, जी टीवी का अच्छा नाम था, मेरा कुछ मत करो। जो समाचार रिपीट हो रहे हैं उन्हें हटा दो, फिर बता दो कितना टाइम है अपने लिए। एक टीवी चैनल देखने के बाद मुझे सुबह अखबार देखना पड़े तो इसका मतलब आप परफेक्ट नहीं अपने काम में। फिर भी मुझे अखबार ही देखना पड़ेगा। और टीवी पे 24 घंटे का है आपका, वो 6 पेज का अखबार, फिर भी मुझे देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है? टीवी खबरों की बात की तो उसे याद आया, एक बार टीवी पे आपकी खबर चल पड़ी कि आप, हाँ, मेरी मौत की चली थी, कोई ऐसी खास बात नहीं। वैसे फिर आपने फेसबुक पे उर्दू का एक शेर है, मौत से आप नाहक परेशान हैं, आप जिंदा कहाँ हैं जो मर जाएंगे। हर एक सिचुएशन के लिए 140 करोड़ मुर्दा देशों का देश है, लोगों का देश है ये क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, ये क्यों कह रहे हैं 140 करोड़ मुर्दा लोगों का देश है? क्यों जी। हमें है। आज 140 करोड़ लोग से 2-2, 4-4 करोड़ के देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हमें उनसे समझौते करने पड़ते हैं, उनसे कुछ मांगना पड़ता है। जनरल डायर ने मारा था क्या जलियांवाला बाग में? सारे सिपाही भारत के थे ना, एक गोली जनरल डायर को मार देते, मुल्क उसी दिन आज़ाद हो जाता। 25,000 से अंग्रेज कभी मुल्क में ज़्यादा नहीं रहे और हमारे मुल्क पर शासन करते रहे। मुगल कितने आए थे? 15-20 हज़ार आए होंगे और हमारे मुल्क पर शासन किया। मुर्दा ही लोग थे ना हम, एक एक पत्थर भी हाथ में उठा लेते तो कोई नहीं बचता। 140 करोड़ होते मोहरों से मांग रहे हैं। और वो 140 करोड़ का हम गाना भी गा रहे हैं। हाँ, अब तो वो अपनी उपलब्धता बता रहे। मुझे कोई दिक्कत 140 करोड़ की मुल्क की बैलेंस शीट में पॉपुलेशन एसेट साइड में है कि लाइबिलिटी साइड में? चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को एसेट साइड में कर लिया, हम उसको डे बाई डे लाइबिलिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। क्यों कर रहे हैं उसको? मुल्क के 140 लोगों को एक साथ रखकर चलाने के लिए काबिलियत की ज़रूरत है और तोड़कर चलाने के लिए कनिंगनेस की आवश्यकता है। तोड़कर चलाने की कोशिश ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसमें इतनी काबिलियत नहीं कि इकट्ठा जोड़ करके चलाएं। तो जो पहले लीडर लीड करता था, आज लीडर लीड नहीं करता, वो बोलता है जो जनता सुनना चाहती
उसको वो बोलना चाहिए जो जनता को सुनना चाहिए। आपको लगता है ऑपोजिशन ठीक काम कर रही है इस मामले में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो दूसरी ऑपोजिशन कोई भी जब जो भी आएगा सत्ता में वो ही काम करेगी। नहीं, जो अभी आपने कहा कि बोलना वो चाहिए जो जनता के लिए जरूरी हो, ये ना कि जो जनता को अच्छा लग रहा हो। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूँ, मैं हर एक व्यक्ति की बात करता हूँ। नहीं, जो राजनीतिक माहौल है उसमें आपको लगता है क्या क्या, क्या कमी है क्यों? विपक्ष में कि वो सत्ता को चुनौती नहीं दे नितिन गडकरी ने कम काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, यू शुड अप्रिशिएट इट। वैष्णव साहब नई नई गाड़ियाँ ला रही है, जो अच्छा हो रहा है तो उसको मानो। हाँ, वो मैं भी मानता हूँ कि सरकार जो भी अच्छा काम करे उसकी बात भी उसको होनी जो चाहिए। खराब कर रही है उसको मत मानो। जी। विपक्ष मेरे बिना इस देश में विपक्ष होना नहीं चाहिए। हम्म। इस देश में एक जनरल सरकार बननी चाहिए, अच्छा। जिसके ज़्यादा सीटें आ जाएं उसका प्रधानमंत्री बन जाए, अच्छा। और वो जो और सीट लोग जो जीते हैं उसमें काबिल लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें, हर पार्टी के। हर पार्टी के। तब क्या होगा, सारे के सारे लोग देश के पक्ष की बात करेंगे, एक दिशा में चलेंगे, विकास की दिशा में विकास की दिशा में चलेंगे। सब लोग देश के पक्ष की बात नहीं करेंगे। आज जो समस्या है उस पर बैठकर बात करो ना। हम्म। आज जनसंख्या की समस्या है, उस पर सारे लोग लेकर बात करो ना। आप अपना पेट नहीं भर पा रहे हो, भीख मांग रहे हो, तो आपको ज़्यादा बच्चा पैदा करने का हक किसने दिया? ऐसी अपील भी की जा रही है कि 8-10 बच्चे पैदा करें, हिंदू की आबादी बढ़ाएं। वो मूर्ख लोग हैं ना, और हम उनकी बात मान रहे हैं। हम उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। तो जो मोटी बात आपसे समझ में आई वो ये कि जैसे संसद में आम सहमति बनाने की बात होती है, उससे बेहतर है कि एक आम सहमति की सरकार बन जाए, एक मिलीजुली सरकार। जो भाई आपके जो भी टैलेंटेड हैं, जितने भी हर एक पार्टी में टैलेंटेड लोग तो हैं ही ना, उसके टैलेंट को आप अपने लो, उसके हिसाब से मंत्री लो। आपके पास 60% है, आप 60% मंत्री बनाओ, किसी के पास 2% है तो उनका ऐसा 2% करो, अनुपात। पर हर एक को साथ लेकर चलो। लेकिन आपको लगता है कोई इतना स्पेस देने को तैयार है आज की तारीख में, जब इंडिविजुअलिज्म इतना बढ़ गया है? मैं इनका समर्थन क्यों करूँगा? क्योंकि सबकी विचारधारा, विचार किसी के पास नहीं। धारा ही धारा है। मेरा भी भाजपाई विचारधारा हो सकती है, मार्क्सवादी विचारधारा हो सकती है, कांग्रेसी विचारधारा हो सकती है, पर मेरी कविता विचार से जुड़नी चाहिए, ना कि विचारधारा से। चलते चलते एक कोई आप अपनी 4 लाइना, कोई कुछ भी जो आप चाहते हो हमारे दर्शक सुने, वो आप। मैं बता देता हूँ, और ये ज़िंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। और वो इसलिए भी ज़रूरी है, बड़ी दिक्कत होती है हमें सोचते हुए कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? कभी सोचेंगे इस पर हम कि जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? हम उसे अपने से गंदा सोच लो यार। अगर मकान बनाने वाले नहीं होते, कितनी तकलीफ की बात है। जो मकान बनाता है उसके पास अपना मकान नहीं, और फिर कह रहे हैं महागुरु बनेंगे, विश्व। जिस मुल्क में बूढ़ों के आश्रम, वो विश्वगुरु बनेगा। भाई अपने आप को तो ठीक करो ना, फिर दुनिया कहेगी ना आप विश्वगुरु हो। हम अपने आप को कहेंगे कैसे चलेगा? जी। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट के परिवार में मैंने देखा कि माँ बाप सड़कों पर हैं, कैसे बनेंगे ये? जी। सोचो तो सही। तब एक है कि जो मैं हर कवि सम्मेलन में समापन करता हूँ जी। कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का,
अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न। हमने। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने इतना वक्त दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सुरेंद्र शर्मा जी ने अपने अल्फाजों के ज़रिए, अपने अनुभव के ज़रिए और एक संजीदगी, एक संवेदनशीलता के साथ अलग अलग पहलुओं पे जो अपने विचार रखे, हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगा। तो कमेंट कीजिएगा और फिर बताइएगा कि अगली बार किस शख्सियत के साथ बात करें। अभी फ़िलहाल सुरेंद्र शर्मा जी को शुक्रिया बोलते हुए मुझे दीजिए इजाज़त।